तो अब हम जो यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक तो वही है हमारा नेस्टेड लूप, बस एक नई कैटेगरी आप कह सकते हो कि आ गई है, जो कहलाते हैं हमारे पैटर्न के प्रोग्राम्स। पैटर्न का सिंपली मतलब क्या होता है, हमें कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस गिवन है, जिसको हमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर प्रिंट करवाना है। लेकिन थोड़ा-सा पहले कुछ लॉजिक है हर एक चीज़ का। जभी भी हम किसी भी तरीके का पैटर्न बनाते हैं, तो कुछ जो स्टेप्स होते हैं ना, वो हर पैटर्न के अंदर फिक्स होते हैं। तो यानी कि जैसे एक ढाँचा होता है हमारे पास में, हम किसी भी तरीके से उसको मोल्ड करके डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो लगभग उसी तरीके का हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर में जैसे-जैसे चेंजेज़ इम्प्लीमेंट करते जाएँगे, वैसे-वैसे क्या होगा, हमारे जो प्रोग्राम है, जो पैटर्न्स है, उसमें अलग-अलग तरीके के मॉडिफ़िकेशंस होंगे और अलग-अलग तरीके के पैटर्न्स बनते जाएँगे। तो पहले तो क्या उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आएँगे हम हमारे पहले स्टार पैटर्न के प्रोग्राम पे। तो अब यहाँ पे किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करना हो, हेडर फाइल्स, मेन, सीएलआर, एसटीआर एंड गेट सीएच, ये तो बेसिक पार्ट रहता ही। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको एक स्टार स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है, तो किसी भी तरीके की प्रिंटिंग इम्प्लीमेंट करवानी हो, तो क्या करते हैं? प्रिंटफ लिखते हैं और जो भी प्रिंट करवाना हो, वो प्रिंटफ के अंदर लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रिंटफ लिखा, डबल कोट्स के अंदर एक एस्टेरिस्क का सिंबल बना दिया, सेमीकोलन से उस स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दिया। एक स्टार प्रिंट करवाने के लिए कहा है, तो लिख दिया प्रिंटफ। कंपाइल कर लेते हैं और एग्ज़ीक्यूट कर लेते हैं। तो देखिए, एक स्टार जो है हमारा, वो प्रिंट हो गया है, ठीक है? सिमिलरली कोई हमें ये कहता है कि एक नहीं, आप तो 5 स्टार प्रिंट करवा के बताओ, 5 स्टार की जो रेटिंग होती है वो प्रिंट करके बताओ। तो यहाँ पे मैंने ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 5 स्टार्स मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिए। कंपाइल कर लेते हैं, फिर से एग्ज़ीक्यूट करेंगे, तो देखिए 5 स्टार हमारे पास में स्क्रीन के अंदर प्रिंट हो गए। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई कहता है कि 10 स्टार्स प्रिंट करवाने हैं, 20 करवाने हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन वो हमारा एक जनरलाइज़्ड प्रोग्राम नहीं बनेगा। जनरलाइज़ का मतलब जो हर सिचुएशन में काम करे। अगर कोई कहता है 10 स्टार्स, तो मुझे यहाँ पे 5 स्टार्स और ऐड करने पड़ेंगे। सिमिलरली कोई अगर ये कहता है कि 20 स्टार प्रिंट करवाओ, तो प्रिंटफ में 20 बार एस्टेरिस्क लिखना पड़ेगा। तो इट इज़ नॉट अ जनरलाइज़्ड प्रोग्राम। जनरलाइज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है? जब एक चीज़ को बार-बार लिखना हो, तो हम क्या करते हैं? उसे लूप के अंदर स्पेसिफाई कर देते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई? देखिए, एज़ आई वाज़ सेइंग कि यहाँ पे अब मुझे इस प्रोग्राम को जनरलाइज़ बनाना है। जनरलाइज़ का मतलब सेम स्टेटमेंट को अगर रिपिटिटिव मोड में करवाना हो, तो उसे बार-बार लिखने के बजाय हम लूप के अंदर लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे मैं जे वेरिएबल को काम में ले रही हूँ। जे को मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया 1 से, और मुझे क्योंकि यहाँ पे 5 बारी स्टार को प्रिंट करवाना है, तो मैंने लिख दिया लेस देन इक्वल टू 5 एंड जे प्लस प्लस, ठीक है? जे वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर देते हैं, नहीं तो आएगी हमारे प्रोग्राम के अंदर में एक एरर। तो इन टाइप का मैंने जे नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। कर्ली ब्रेस भी लगा देते हैं। वैसे तो एक ही स्टेटमेंट है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, पर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। तो अब यहाँ पे होगा क्या, j इज़ इक्वल्स टू 1 एंड 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर आएँगे, एक स्टार हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली j के अंदर इंक्रीमेंट हो गया, वैल्यू हो गई 2, 2 फिर से छोटा है तो फिर से स्टार प्रिंट, फिर 3 5 से छोटा है तो फिर से स्टार प्रिंट, फिर 4 5 से छोटा है तो फिर से स्टार प्रिंट एंड फाइनली 5 5 से छोटा तो नहीं है पर उसके बराबर है, तो फिर से स्टार प्रिंट, यानी कि 5 स्टार्स हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएँगे। तो मैंने यहाँ पे कंपाइल किया, प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट किया। तो देखिए यहाँ पे 5 कंटीन्यूअस स्टार्स जो हैं वो डिस्प्ले हो चुके हैं। इस वाले पार्ट के अंदर किसी को कुछ प्रॉब्लम? ऑलराइट देन, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जो यहाँ पे प्रिंटिंग करवाई है ऑल्ट F5 की अगर मैं बात करती हूँ, ऑल्ट F5 करते हैं, तो 5 स्टार प्रिंट होने के बाद हो क्या रहा है कि हमारा कर्सर जो है वो उस स्टार के बाद ही प्रिंट हो रहा है, मतलब कर्सर उसके साथ में ही आ रहा है। तो क्या चाहते हैं कि स्टार प्रिंट करने के बाद जो कर्सर है हमारा, वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाए। तो नेक्स्ट लाइन के अंदर आने के लिए क्या करना पड़ता है? स्लैश एन हमें लिखना पड़ता है। तो प्रिंटफ के अंदर मैंने स्लैश एन लिखा, कंपाइल करके अगर एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो 5 स्टार प्रिंट करने के बाद अब हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ चुका है।
तो हमें यूजर ने कहा कि 5 स्टार रेटिंग मिले ऐसा कुछ प्रिंटिंग करके दे दो, तो हमने 5 स्टार प्रिंट करके दे दिए। अब यहाँ पे यूजर ने कहा हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, 5 स्टार की हमें रेटिंग मिली है। एक काम करिए कि आपने जो ये 1 लाइन में 5 स्टार प्रिंट करवाया ना, इसको अब आप 3 लाइन के अंदर प्रिंट कराओ। मतलब 1 लाइन को प्रिंट करने के लिए तो हमें ये कोड लिखना पड़ा है। अगर 3 लाइन लिखनी है, तो 3 बार ये कोड लिखना पड़ेगा, तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, साथ-साथ में हमारे कोड की लेंथ भी बढ़ेगी। अब इसी चीज़ को अगर 3 बार या 5 बार या 10 बार या 100 टाइम्स मान लीजिए हमें एग्ज़ीक्यूट करवाना है, तो बार-बार लिखने से बेटर क्या है, इस पूरे कोड को एक लूप के अंदर ही लिख देते हैं ना, तो क्या होगा, ये कोड भी हमारा रिपिटिटिव टाइम्स एग्ज़ीक्यूट होगा। तो जो एक लाइन हमने प्रिंट की है, वो एक लाइन भी मल्टीपल टाइम्स प्रिंट होने लगेगी। कैसे करते हैं ये? तो एक और लूप ले लेते हैं इस जे से पहले, यहाँ पे मैं आई वेरिएबल को कंसीडर कर रही हूँ। अब मुझे कहा गया है कि 3 बार ही प्रिंट करवाना है, तो i इज़ इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड i प्लस प्लस। कर्ली ब्रेस स्टार्ट कर लेते हैं और इस प्रिंटफ के बाद हम कर्ली ब्रेस को क्लोज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि एक जो सिंगल कोड हमने लिखा है एक लाइन को प्रिंट करवाने के लिए, अब ये एक लाइन जो प्रिंट हो रही है वो 3 बारी प्रिंट होगी और आई वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर लेते हैं। अब हम करते हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो देखिए 3 लाइन के अंदर हमारे पास में 5 स्टार्स प्रिंट हो गए। तो चाहे हम किसी भी तरीके का पैटर्न क्रिएट करें इन फ्यूचर या हम जैसे आज से स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये हमारे हर एक पैटर्न का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। क्या कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, नेक्स्ट लाइन के अंदर कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाने हैं, हर एक लाइन में क्या करवाना है और लाइन के अंदर जो एक्चुअल प्रिंटिंग होगी वो कितनी बार करवानी है। इनकी स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन बेसिक प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है हमारा, बेसिक पैटर्न का जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो यही रहता है। तो अभी हमने क्या डेवलप किया है, अभी हमने एक रेक्टेंगुलर टाइप का पैटर्न डेवलप किया है। रेक्टेंगुलर पैटर्न क्या होता है, जिसके ऑपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, मतलब दोनों लेंथ बराबर, पैरेलल साइड्स और ब्रेड्थ बराबर। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर टाइप का पैटर्न हमने डेवलप कर। इस वाले पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? नेक्स्ट जो हमारा एक्चुअल पैटर्न है, क्या हम उसको स्टार्ट कर लें? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे स्टेप्स मिस कर दिए तो फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? तो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया, एक-एक स्टार मैंने सबसे पहले क्रिएट किया था, फिर उस एक सिंगल स्टार को मैंने 5 टाइम्स प्रिंट कराया था, कुछ इस तरीके के लूप को यूज़ करके और इस सेम 5 स्टार को प्रिंट करवाने के लिए अब मुझे कहा गया कि 3 बारी इस तरीके के पैटर्न को प्रिंट कराने की 3 बारी इस लाइन को प्रिंट करवाओ। तो उसके लिए हमने कुछ इस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन अभी करके देखा, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो ये हमने पैटर्न बनाया है, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को कहा, जभी भी हम किसी भी तरीके का पैटर्न बनाते हैं, तो यहाँ पे ये हमारी स्पेसिफिक लाइन्स है, तो हर एक लाइन को यहाँ पे हम रोज़ कह के रेफर करते हैं। तो ये जो रोज़ है, इसकी वर्किंग कौन कर रहा है? ये रोज़ की वर्किंग कर रहा है हमारा आई वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ आई इज़ इक्वल्स टू लाइन्स या फिर रोज़, क्योंकि एक ही मतलब है ना, आई वेरिएबल ही तो डिसाइड कर रहा है कि किस रो में हमें जाना है और कितनी बार जाना है। तो ये रो 1, ये रो 2 और ये रो 3। सिमिलरली जो ये हमारी रो है, इसके अंदर हमें कितनी बार काम करवाना है, दैट डिफाइंस कॉलम्स। सब लोगों ने टेबल टैग के अंदर टीआर और टीडी टैग देखा है। एक टेबल क्रिएट करते हैं, ये टेबल मैंने क्रिएट कर ली। अब टीआर के अंदर कितने कॉलम्स होंगे वो भी तो बताने पड़ते हैं, तो वो है हमारा जी। लेकिन जो एक्चुअल डेटा होता है वो टीडी टैग के अंदर लिखते हैं। तो टीडी टैग के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंटफ एस्ट्रिक। तो लगभग ये उसी तरीके का कंसेप्ट है। जभी भी किसी भी तरीके का पैटर्न आपको क्रिएट करना है तो आप उसे सिंपल नहीं बल्कि टैबुलर फॉर्मेट में ही समझिए। तो यहाँ पे आई इज रिप्रेजेंटिंग आवर लाइन्स और रोज एंड जे इज रिप्रेजेंटिंग द कॉलम्स। इसको हम और डिटेल में समझते हैं। जो हमारा फर्स्ट पैटर्न का प्रोग्राम आ रहा है वो कुछ इस तरीके का है। अब देखिए यहाँ पे चाहे आपको किसी भी तरीके का पैटर्न का प्रोग्राम दिया हुआ हो, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हमें यहाँ पे फॉलो करने होते हैं। तो हम उन्हीं स्टेप्स को ध्यान में रख रहे हैं।
कुछ इस तरीके का पैटर्न मुझे ड्रॉ करने के लिए कहा गया है और ये कहलाता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पैटर्न या सिंपल ट्रायंगल पैटर्न भी इसको हम कहते हैं। अब क्योंकि इस ट्रायंगल के शेप में हम स्टार को प्रिंट करवा रहे हैं, इसलिए इसे स्टार पैटर्न कहा जाता है। अगर हम इस स्टार की जगह किसी नंबर को प्रिंट करवाएं लाइक 1, 2, 3 तो फिर ये नंबर पैटर्न प्रोग्राम कहलाएगा। अगर हम इस स्टार की जगह किसी ए को प्रिंट करवाते हैं, अल्फाबेट को प्रिंट करवाते हैं मतलब एबीसीडी एक्स वाई जेड, तो फिर वो कहलाता है हमारा अल्फाबेट पैटर्न प्रोग्राम। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कैरेक्टर यू आर प्रिंटिंग, उसके अकॉर्डिंग इसे नेम दिया गया है, पर ये सिंपल हमारे पैटर्न प्रोग्राम्स ही कहलाते हैं। अब हर एक पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव टू फॉलो 4 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप, देखिए जब भी आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का पैटर्न अगर गिवन होगा, तो क्वेश्चन मान लीजिए अगर एग्जाम के अंदर आ जाता है, तो कुछ इस तरीके का आपको कहा जाएगा कि राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग पैटर्न। तो यहाँ पे सबसे पहले एक एस्ट्रिक प्रिंट होगा, ठीक है? फिर एक एस्ट्रिक, फिर एक एस्ट्रिक, फिर एक एस्ट्रिक, फिर एक एस्ट्रिक और दोबारा से एक एस्ट्रिक। आपको तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ होगा और बोलेंगे कि इसका कोड लिखो, इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कोड लिखो। तो अब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले इस पैटर्न के इर्द-गिर्द यानी कि चारों तरफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स को क्रिएट करना है, ठीक है? स्टेप 1 है हमारा इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स को क्रिएट करना। तो यहाँ पे मैंने ये सारी लाइन्स क्रिएट कर ली, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ये है हमारा पहला स्टेप। अब यहाँ पर अगर मैं काउंटिंग करूँ, अगर मैं आप लोगों से भी सिंपल पूछूँ, सबने टेबल तो पढ़ी रखी है कि मुझे बताइए कि इस टेबल के अंदर कितने रोज़ है हमारे पास में? तो सब लोग ऐसे ही काउंट करेंगे ना 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो मैंने बस उसी कांसेप्ट को यूज़ करते हुए हर एक रो के आगे उसका एक नंबर लिख दिया। ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ये रो 4 एंड ये रो 5। अब हर एक रो के अंदर कुछ कॉलम्स भी होते हैं हमारे पास में। अब मैं फिर से ये कहूँ कि काउंट करिए कितने कॉलम्स हैं, तो फिर से हम वही करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो बस यहाँ पे मैंने उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी यहाँ पे लिख दी। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये है हमारा सबसे पहला स्टेप। हर एक पैटर्न पे पहले तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ कर लेना और उनके आगे एक स्पेसिफिक नंबरिंग लिख लेना, ठीक है? जहाँ पे ये वाला नंबरिंग ये कहलाता है हमारे रोज़ जो कि हैं आई वेरिएबल और ये वाली जो नंबरिंग है ये कहलाती है हमारे कॉलम्स यानी कि जे वेरिएबल। अब सेकंड स्टेप, जो हमने अभी एग्जाम्पल एग्जीक्यूट करके देखा उसमें तो हमने क्या किया था, हमने सब जगह स्टार प्रिंट करवाया था। मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स लूप चलाया लेकिन सब जगह पाँचों जगह स्टार्स प्रिंट हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी-सी सिचुएशन डिफरेंट है। डिफरेंट किस रिस्पेक्ट में है? कुछ जगह स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं और कुछ जगह स्टार्स प्रिंट नहीं हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये पता लगाना है कि कहाँ-कहाँ पे हमें स्टार्स की प्रिंटिंग करवानी है। लेकिन अगर स्टार्स की प्रिंटिंग यहाँ पे करनी है तो ये कौन-सी जगह है, कौन-सी लोकेशन है, मुझे कैसे पता पड़ेगा? हमें पता पड़ता है रो नंबर से और कॉलम नंबर से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कह रही हूँ कि i की वैल्यू है 2 और j की वैल्यू है मान लीजिए 4। तो अब i का 2 होने का मतलब क्या है? हम सेकंड रो पर हैं और j का 4 होने का मतलब क्या है? हम 4th कॉलम पर हैं। किसके 4th कॉलम पर? सेकंड रो के। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और ये 4th कॉलम। तो ये है हमारी लोकेशन जो अभी मैंने आपको बताई। सिमिलरली थोड़ा-सा वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। I इज़ इक्वल्स टू 5, J इज़ इक्वल्स टू 1। तो I 5 होने का मतलब क्या है? 5th रो की हम बात कर रहे हैं, इस रो की और J इज़ इक्वल्स टू 1 होने का मतलब क्या है? हम फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं। तो ये 5 5th रो का फर्स्ट कॉलम, हम इस वाले स्पेसिफिक लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हर एक लोकेशन जो है, वो 2 चीज़ों से यूनिकली आइडेंटिफाई की जा सकती है। दैट इज़ हमारा I वेरिएबल एंड J वेरिएबल। इनके कॉम्बिनेशन से हम एक स्पेसिफिक लोकेशन को फॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल वही जैसे मैंने आपको टेबल टीआर और टीडी का कांसेप्ट एक्सप्लेन किया। टेबल को यूज़ करके ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। टीआर को यूज़ करके ये रो हम लोगों ने क्रिएट कर ली। टीडी को यूज़ करके ये कॉलम्स हम लोगों ने क्रिएट कर लिए। लेकिन जब टीडी के टैग के अंदर कुछ डेटा लिखेंगे, तभी तो टेबल में कुछ डिस्प्ले होगा। इस तरीके से ही लिखा जाता है ये टैग। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में 1 डिस्प्ले करवाओ, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाना, थर्ड में कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाना। तो वही उसी तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे आता है।
तो अब यहाँ पे हमें एक्चुअली में पता लगाना होता है कि किस-किस जगह सारी चीज़ें डिस्प्ले करवानी है, दैट इज़ सेकंड स्टेप। तो जब यहाँ पे हम यहाँ पे अगर हम फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, तो मुझे सिर्फ फर्स्ट कॉलम के अंदर ही डिस्प्ले करवाना है। तो फर्स्ट कॉलम क्या है? 1 और रो क्या है? वो भी 1। तो जब i की वैल्यू 1 है, तब j की वैल्यू भी 1 ही होनी चाहिए, सिर्फ फर्स्ट कॉलम में ही काम करवाना है। लेकिन अगर हम सेकंड रो पे आते हैं, तो मुझे यहाँ पे 2 कॉलम से प्रिंटिंग करवानी है। कौन-कौन से 2 कॉलम में? फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, 2। सिमिलरली थर्ड रो की बात करें तो मुझे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम तीनों में प्रिंटिंग करवानी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों जगह प्रिंटिंग करवाना। सिमिलरली फोर्थ रो की अगर बात करें तो कॉलम 1, 2, 3, 4 चारों के नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, मुझे यहाँ पे स्टार डिस्प्ले करवाना है। सेम गोज़ फॉर द नेक्स्ट फिफ्थ रो के लिए मैंने यहाँ पे पांचों प्लेसेस लिख दी 1, 2, 3, 4, 5 मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। लेकिन हर एक चीज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए अब हम यहाँ पे अलग-अलग लूप थोड़ी बनाएँगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास में 25 कॉम्बिनेशंस हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 25। अब अगर 25 जगह प्रिंटिंग करवानी है तो 25 टाइम्स प्रिंटफ थोड़ी लिखेंगे, एक बार ही प्रिंटफ लिखेंगे। तो जनरलाइज़्ड कंडीशन हमें बनानी पड़ती है। तो पहले तो हमें कुछ स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद पता लगाना है कि कहाँ-कहाँ पे एक्चुअल प्रिंटिंग होगी। उसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप जो इस सेकंड स्टेप से ही डिराइव करके हमने बनाया है। सिंपली मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे एक तरीके का जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर्म करना है कि हमें बार-बार सेम स्टेप नहीं लिखना पड़े, एक बारी में ही हमारा काम हो जाए। तो जब हमारे i की वैल्यू 1 है, तो हमें j कितनी बार काम करवाना है? हमें j को सिर्फ एक बार ही काम करवाना है, सिर्फ फर्स्ट कॉलम के अंदर ही काम करवाना है। तो अगर हमारे j की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो और स्टार्टिंग तो इसकी 1 से ही हो रही है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू है, एक बार ही हमारी प्रिंटिंग हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम सेकंड रो की बात करते हैं, तो यहाँ पे मुझे 2 स्टार प्रिंट करवाने हैं, इसलिए मैंने लिख दिया j लेस देन इक्वल टू 2। तो j की स्टार्टिंग तो 1 से हो रही है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 एक बार प्रिंट होगा और 2 लेस देन इक्वल टू 2 दूसरी बार प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारी i की वैल्यू 3 है, तो मुझे 3 बार ही यहाँ पे स्टार प्रिंट करवाना है। तो मैंने लिख दिया j लेस देन इक्वल टू 3। तो पहली बार 1 के लिए प्रिंट होगा, दूसरी बार 2 के लिए प्रिंट होगा और तीसरी बार 3 के लिए प्रिंट होगा। सेम गोज़ फॉर द नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट्स एज़ वेल। जब हमारे यहाँ पे i की वैल्यू 4 थी, तो मुझे यहाँ पे 4 बार प्रिंट करवाना था, तो मैंने लिख दिया जब तक j लेस देन इक्वल टू 4 है, तब तक लूप चलाओ और 4 बार स्टार हमारा प्रिंट हो जाएगा। सेम गोज़ फॉर द लास्ट पार्ट एज़ वेल। जब यहाँ पे i की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे j का लूप हमारा 5 टाइम्स चलेगा और 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएँगे। तो ये है 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन अभी भी हमारी वर्किंग कॉम्प्लिकेटेड है। j के लूप को तो हमने डिसाइड कर लिया कि लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो मल्टीपल टाइम्स नहीं चलाना पड़ेगा जैसे यहाँ पे करना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी i की वैल्यू तो हमारी रिपीट हो ही रही है ना। 5 स्टेप्स यानी कि 5 लूप तो हमें चलाने ही पड़ेंगे। तो इसको और जनरलाइज़ वे में लिख लेते हैं, जो कि है हमारा फाइनल स्टेप। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे-जैसे i की वैल्यू चेंज हो रही है, वैसे-वैसे यहाँ पे हम j की वैल्यू को भी चेंज कर रहे हैं। अगर ये 1 है, तो ये लेस देन इक्वल टू 1 तक चलेगा। अगर ये 2 है, तो ये लेस देन इक्वल टू 2 तक चलेगा। अगर ये 3 है, तो ये लेस देन इक्वल टू 3 तक। अगर ये 4 है, तो ये लेस देन इक्वल टू 4 तक। अगर ये 5 है, तो ये लेस देन इक्वल टू 5 तक। मतलब j किसके रिस्पेक्ट में काम कर रहा है? i के रिस्पेक्ट में काम कर रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और जनरलाइज्ड इक्वेशन जो हमारी बनेगी प्रिंटिंग की, दैट इज j इज लेस देन इक्वल टू i। यानी कि हमें कब तक स्टार प्रिंट करवाना है? जब तक हम j की वैल्यू i से छोटी है या फिर उसके बराबर है। तो ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं किसी भी तरीके के पैटर्न को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस और उनकी नंबरिंग कि एक्चुअली में कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है। उसके बाद हमें पता लगानी पड़ती हैं वो लोकेशंस जहाँ-जहाँ पे हमें एक्चुअली में प्रिंटिंग करनी है। अब यहाँ पे प्रिंटिंग मल्टीपल टाइम्स करनी है, तो मल्टीपल टाइम्स करनी है तो लूप टाइप का कुछ स्ट्रक्चर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लूप टाइप के स्ट्रक्चर को यूज़ करके कंडीशंस फॉर्म कर ली, इसको लूप में लगा देंगे तो स्टार प्रिंट होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे हर एक लाइन में भी काम करवाना है और ये भी रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको भी लूप के अंदर ही प्लेस करेंगे। तो एक हमारा
लाइन का लूप यानी कि रो का लूप चलेगा और एक हमारा जे का। अब कब तक प्रिंटिंग होगी? जब तक हमारी जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आई है। तो किसी भी तरीके का पैटर्न अगर हम फॉर्म करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन दूँगी सॉल्व करने के लिए, नहीं आता है तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। प्रोग्राम हमारा आज नहीं हो पाएगा इसका, तो प्रोग्राम तो मैं आपको कल सॉल्व करके बताऊँगी। लेकिन एक बारी जो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर करके बताया है, खुद से एक बार करके देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने आज आपको क्या-क्या बताया है। अब अभी जो स्टेप्स बताए हैं, उसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है, देन प्लीज़ डू आस्क।